दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2, जिसमें आज की वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वायसराय, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन और आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1740 से 1765 में जो रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रमुख नीतियां थीं, उसमें कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष हुआ 1740 से 1765 ईस्वी के बीच। इसके अलावा 1765 से 1813 ईस्वी में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति अपनाई गई। इसके अलावा 1813 से 1857 ईस्वी तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति रही। इसके अलावा 1858 से 1935 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति रही और 1935 से 1947 तक बराबर के संघ की नीति रही रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख वायसराय गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन के समाप्ति की घोषणा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किया और इसने ये विचार दिया कि समस्त भूमि शासक की है। और परीक्षण और अशुद्धि के मामले में दोस्तों इसने राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और अशुद्धि कार्यक्रम किया और 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और इसको महाभियोग के मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। और आपसे एक प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में किसने महाभियोग लगाया था या किसने महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और ये वर्ष था 1774 ईस्वी। अब आइए देखते हैं प्रमुख सहायक संधि। लॉर्ड बेलेजली के समय में दोस्तों प्रमुख सहायक संधि करने वाले राज्यों के बारे में देखिए दोस्तों, हैदराबाद जो है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, इसके बाद देखिए हैदराबाद, अवध, पेशवा और भोसले, बरार के भोसले और सिंधिया, ये लॉर्ड बेलेजली के प्रमुख सहायक संधि में शामिल थे। अब आइए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इसने कार्यकाल या कार्यभार जुलाई 1828 में ग्रहण किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम दोस्तों भारत में सामाजिक सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या, इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया और ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। भारतीय रियासतों के प्रति इसने यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। दोस्तों, बेंटिक के शासनकाल में ठगों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी उसके लिए उसने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। इसके अलावा अंग्रेजी साम्राज्य में विलय 1831 में मैसूर का और 1834 में कुर्ग और कछार का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अफीम के व्यापार को नियमित और अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात करने की घोषणा जो है विलियम बेंटिक ने की और निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को इसने वापस भी बुला लिया था। अब आइए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया
और इसने कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता का संहिताकरण किया और उसको प्रस्तुत किया। दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा प्रस्तुत कार्नवालिस कोड जो है ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी, जिसमें कर और न्याय प्रशासन पृथक पृथक होने थे। दोस्तों, भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ भी लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ और इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस की समाधि स्थित है। लॉर्ड डलहौजी, दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है क्रांतिकारी कार्यकाल रहा। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए वाजिद अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुआ, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर। इसके अलावा डलहौजी के समय भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया और भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में जो कि बम्बई से थाने तक बनी थी, डलहौजी के शासनकाल में। इसके अलावा एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा की गई। व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है व्यपगत सिद्धांत के तहत जिन राज्यों को जो है लैप्स किया गया, इसमें सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 ईस्वी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डलहौजी का जो व्यपगत सिद्धांत रहा उसके तहत सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर और संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया। दोस्तों, करौली जो है 1855 ईस्वी का व्यपगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, करौली जो रियासत थी उसका 1855 में व्यपगत प्रस्ताव जो था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। डलहौजी ने भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करवाया और 1852 ईस्वी में ओ सेघनेशी विद्युत तार विभाग के अधीक्षक नियुक्त हुए। 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के मृत्यु पूर्व कथन था कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया। और अवध का विलय दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में हुआ। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर इसने जेम्स आउट्रम की नियुक्ति की और इसे अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया। आउट्रम, दोस्तों आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ही अवध के अधिग्रहण किया गया, यानी जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था और 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आइए देखते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है ये ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था और 1856 ईस्वी में इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, यानी 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया और 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा के अनुसार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसकी उद्घोषणा की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी और ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। अब आइए देखते हैं लॉर्ड एलनबरो के बारे में। दोस्तों, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी था। एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया और दोस्तों सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 इसका कार्यकाल रहा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लॉर्ड मेयो के बारे में है कि 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई और मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी और ये प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी। दोस्तों, इसकी हत्या शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक कौन नियुक्त किए गए? अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने।
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई किसके समय में? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके समय में बनाया गया? तो ये मेयो के समय में बनाया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या था? तो दोस्तों जो तीसरा दिल्ली दरबार था उसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। और देखिए अर्गिल के सुझाव पर कौन सा विभाग स्थापित किया गया? तो ये पुरातत्व विभाग की स्थापना अर्गिल के सुझाव पर की गई थी। अब आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए चूक का सिद्धांत और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन व द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल और वायसराय थे, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है। दोस्तों देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो डेट सहित याद रखिएगा 1793 यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। इसको अन्य नाम इस्ततमारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी या बीसवेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र इसमें शामिल थे। और ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। दोस्तों इसमें अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में ये प्रावधान किया गया था कि जमींदारों को एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिया गया। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग जमींदारों को रखना था। दूसरी व्यवस्था भू राजस्व में महत्वपूर्ण रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसके संस्थापक या प्रारंभकर्ता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल था उसमें सबसे पहले ये तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। उसके बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में इसे लागू किया गया। और ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। रैयतों के लिए प्रावधान क्या था? तो दोस्तों रैयत किसान को कहा जाता है। भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार रैयत यानी किसानों को प्रारंभ दिया गया और कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई, लेकिन इसमें लगान दर अत्यंत ही उच्च थी। तीसरा भू राजस्व पद्धति जो महत्वपूर्ण रहा वो महलवाड़ी पद्धति है। इसमें प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जो कि जागीर का एक भाग होता था उसके साथ स्थापित किया गया। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ इसे लागू किया गया और ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पर इसे लागू किया गया। तो दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक भू क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, फिर अस्थाई बंदोबस्त भूमि व्यवस्था जो थी भू राजस्व व्यवस्था, ये सबसे कम क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत धन के बहिर्गमन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के बारे में। अवधारणा क्या है धन के बहिर्गमन सिद्धांत की? तो भारतीय धन, संपत्ति और माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा है, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ नहीं हो रहा है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का मूल है। इसके प्रतिपादक कौन रहे? दोस्तों धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। इसने सर्वप्रथम इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या इनके द्वारा की गई और 1905 में दादा भाई नौरोजी ने इसे एविल ऑफ एविल्स यानी अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को एविल ऑफ एविल्स यानी अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक रहे। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रतिपादकों में अगर जो अन्य प्रतिपादकों की बात की जाए तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन महादेव गोविंद रानाडे ने 1872 में
अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त ने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी गई थी। दोस्तों इसका स्वरूप कैसा था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेज अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत के कारण, भारत के कारण दोस्तों इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, और 1919 तक और बाद में भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन के द्वारा भारत का संपूर्ण धन इंग्लैंड में चला जाता था। अब आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों औद्योगिकरण में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ और इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण पर क्या प्रभाव हुआ, इससे किसानों को हानि हुई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई और नकदी फसलों को महत्व देने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण इससे प्रभावित हुआ और भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हुआ और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहित किया गया। तो ये धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव था। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों कारण क्या रहे। 1857 का तात्कालिक कारण 1857 के बैरकपुर छावनी में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया और मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने एडुजेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। और कारण में देखिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण प्रमुख रहे, लेकिन जो प्रमुख और तात्कालिक कारण था, महत्वपूर्ण कारण था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह थी। दोस्तों घटनाक्रम देख लेते हैं तो 1857 की जो क्रांति थी ये 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई और 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक में दोस्तों कमल और रोटी को स्वतंत्रता संग्राम का जो है दोस्तों ये प्रारंभ माना गया और इसको प्रतीक के रूप में लिया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों 1857 के क्रांति का विभिन्न जगहों पर नेतृत्व किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बरेली में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व खान बहादुर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, कानपुर में नाना साहब जिनका मूल नाम नाना धोंधो पंत था, जगदीशपुर में वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सिंह ने, असम में दीवान मनीराम दत्त और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और दोस्तों जो ये 1857 की क्रांति थी इसके संबंध में कुछ विचारकों के कथन हैं। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना था। जॉन लॉरेंस और सीले ने केवल सैनिक विद्रोह माना। टी.आर. होम्स दोस्तों इन्होंने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई या भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी 1857 के क्रांति को। आर.सी. मजूमदार ने इसे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार का कहना है। 1857 से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये विनायक दामोदर सावरकर वी.डी. सावरकर की कृति है। 1857 एस.एन. सेन की रचना है और सर सैयद अहमद खान द्वारा असबाब ए बगावत ए हिंद की रचना की गई 1857 पर और आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 पुस्तक की रचना की थी।
दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1857 की क्रांति का सभी वर्गों की तरफ से समर्थन नहीं मिल पाया था और कुछ अंग्रेज समर्थकों के शासक भी थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजा। ये दोस्तों अंग्रेज समर्थक प्रमुख भारतीय शासक थे। अब आइए देखते हैं परिणाम और घोषणा। दोस्तों परिणाम ये हुआ कि भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई और भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील कमेटी या पील आयोग का गठन किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पील कमेटी का गठन 1857 की क्रांति के बाद हुआ और परिणाम ये हुआ कि भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया और इसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा की बात की गई 1857 की क्रांति के बाद। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद आइए अन्य जन आंदोलनों के बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन उसमें संथाल विद्रोह 1855-56 का रहा। संथाल दोस्तों आदिवासी विद्रोह था और ये दामन एकोह में मूल रूप से आर्थिक कारणों से संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों के द्वारा किया गया। दोस्तों संथाल विद्रोह 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया था और मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित हो गई थी। एक है दोस्तों पागलपंथ विद्रोह या पागलपंथी विद्रोह। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और पागलपंथी विद्रोह का प्रारंभ करम शाह के द्वारा किया गया। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध टीपू द्वारा पागलपंथ आंदोलन का प्रारंभ किया गया। मुंडा विद्रोह दोस्तों मुंडा विद्रोह 1899-1900 में चला था। इसका अन्य नाम उलगुलान विद्रोह और महान हलचल था। इसकी समयावधि 1899 से 1900 के मध्य थी और बिरसा मुंडा दोस्तों इस जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता था। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है और दोस्तों बोंगा यानी अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा यानी एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान बिरसा मुंडा ने किया था। इसके बाद बहावी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहावी आंदोलन अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित और गंभीर चुनौती थी। इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे भारत में और इसका प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत में था। दोस्तों 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया। बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई और पटना दोस्तों बरेलवी की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। बरेलवी की मृत्यु के बाद प्रमुख नेतृत्वकर्ता में मौलवी कासम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला थे। बहावी आंदोलन अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित और गंभीर चुनौती था। कूका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कूका आंदोलन 1840 में भगत जवाहरमल, जिनको सियान साहब कहा जाता है, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह जन आंदोलन नील विद्रोह था जो 1859-60 में हुआ था। इसका प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। नेतृत्वकर्ता दोस्तों नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास शामिल थे। इसका प्रसार क्षेत्र नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर था। समर्थन में हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील विद्रोह का समर्थन किया। और दोस्तों एक प्रश्न आता है कि नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किसमें किया गया है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण में जो है नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। तो ये थे प्रमुख जन आंदोलन। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा कौन था? तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित
जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा था। इसके प्रथम प्रमुख जो थे मौलवी मुइजुद्दीन थे। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसके अलावा संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। एक महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। सर विलियम जोन्स का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया है और आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत के महाकवि कालिदास की महत्वपूर्ण कृति है। उड डिस्पैच या उड घोषणा पत्र क्या है? ये भारतीय शिक्षा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा जारी किया गया और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आधार तो दोस्तों लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1854 के वुड डिस्पैच के आधार पर किया गया। और हंटर आयोग या हंटर कमीशन, ये 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसने प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया था। एक महत्वपूर्ण शिक्षा के विकास में दोस्तों सैडलर कमीशन भी है। सैडलर आयोग तो याद रखिएगा, सैडलर 1917 में सैडलर कमीशन बना और दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए इसको नियुक्त किया गया था। और इसने विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार बहुत ही आवश्यक है, सैडलर आयोग ने अपनी संस्तुति में ये कहा था। दोस्तों परीक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के प्रयत्नों से की गई। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा और 1896 में पूना विधवा गृह की स्थापना D.K. कर्वे, धुंधुपंत केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? ये बंगाल गजट है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर और पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में पत्रेक्षण अधिनियम रद्द किया। लॉर्ड लिटन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया और 1878 का वर्ष है। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो है पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द कर दिया गया, इसलिए रिपन को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले ये पहले भारतीय थे। दोस्तों फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास का अखबार था और राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद बांग्ला में, मिराटुल अखबार फारसी में प्रकाशन किया और इंडियन मिरर इसके संस्थापक दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे। गदर पत्र तो ये गदर पार्टी का मुख्य पत्र था दोस्तों और एक साप्ताहिक पत्र था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन इसके 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में हुआ था, याद रखिएगा। और 9 दिसंबर 1913 को गुरमुखी में भी इसका प्रकाशन हुआ और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशन और इसका एक अंग पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित किया गया था। दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका इसके संपादक पूछता है तो शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, दोस्तों इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ ये पत्रिका थी, जिसका प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से 1903 में किया गया और इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। और दोस्तों इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ।
एक महत्वपूर्ण पत्र है, देखिए द इंडियन नेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द इंडियन नेशन, इसके संस्थापक कामेश्वर सिंह थे और रामकृष्ण पिल्ले, इनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने स्वदेश वाहिनी का संपादन किया। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्रों में कौन कौन है? हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। तो ये गांधी जी द्वारा जो है साप्ताहिक समाचार पत्र जो प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट पत्र जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया एक समाचार पत्र था। बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर द्वारा मराठी में पाक्षिक पत्रिका थी। हिंदू पैट्रियाट के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे 1853 से 55 में, और 1855 में इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी बने थे। सोम प्रकाश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। ये बांग्ला का साप्ताहिक समाचार पत्र था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन सोम प्रकाश में किया गया था। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को और देख लेते हैं। अल हिलाल, दोस्तों अल हिलाल जो उर्दू साप्ताहिक पत्र था, इसको अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने दोस्तों उर्दू दैनिक वंदे मातरम का प्रकाशन किया और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल का प्रकाशन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया। राष्ट्रगोप्तार, राष्ट्रगोप्तार दोस्तों इस पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी से संबद्ध है और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। तो ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें आपने भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन तथा आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। और ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के समय आधुनिक भारत खंड के रिवीजन और तैयारी की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।